कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? इसका आंसर होगा सोम। इसके बाद है ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा, जिसको मंत्र कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचा या मंत्र है उसको खिल कहते हैं। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर जो है वो प्रचलित है? तो आंसर होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ईसाई कैलेंडर है उसी को जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसके बाद यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन जो है वो किस वेद के अंदर है? ये आंसर होगा यजुर्वेद। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यह है यजुर्वेद। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो आंसर होगा सामवेद। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रोग निवारण का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो आंसर होगा अथर्ववेद। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और उसके बाद सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो यह है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो यह है मनुस्मृति। इसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा चाणक्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। इसके बाद क्वेश्चन है चाणक्य के किस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो आंसर होगा अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र भी जो है वो किसकी पुस्तक है? अर्थशास्त्र के बारे में हमने बताया कि चाणक्य की पुस्तक है। तो इससे किसकी जो है मौर्यकालीन इतिहास के किसकी जानकारी प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र से। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। इसके बाद है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा कल्हन। राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है? यानी उस पुस्तक के बारे में जो है वो किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में वो पुस्तक है। इसके बाद यहाँ पर है चचनामा पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर होगा अली अहमद। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? तो आंसर होगा अष्टाध्यायी। इसके बाद अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आंसर होगा पाणिनि। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर टेसियस कहाँ का रहने वाला था? ईरान का एक राजवैद्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के पिता हेरोडोटस की किस पुस्तक में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो आंसर होगा सेलुकस निकेटर। इसके बाद है मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? तो आंसर होगा बिंदुसार। भारत का भूगोल पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो आंसर होगा टॉलमी। डायनीसियस किसके राज दरबार में आया था? अशोक के। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं। डायनीसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। इसके बाद भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी प्लिनी ने। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो आंसर होगा 14 वर्ष। इसके बाद है वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसको आप ह से याद रखेंगे, ह से वेनसांग और ह से ही हर्षवर्धन। इसके बाद है वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 15 वर्षों तक रहा था। इसके बाद है वेनसांग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। इसके बाद क्वेश्चन है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो आंसर होगा महमूद गजनवी। और किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर होगा अल-बरूनी। तहकीक हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तहकीक हिंद पुस्तक जो है वो अरबी भाषा में लिखी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता किस वर्ष दिल्ली पहुंचा था? आंसर होगा 1333 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन है कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा तारानाथ, जो कि एक तिब्बती लेखक थे। इसके बाद है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निंघम को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो यह है हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किस शासक ने किया था? तो आंसर होगा यवन शासक। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं एपिग्राफी। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती थी? नागर शैली कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पर दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहते थे? द्राविड़ शैली। याद रखिएगा, उत्तर भारत की कला शैली को कहते, मंदिरों की कला शैली को हम लोग कहते थे नागर शैली और दक्षिण भारत की द्राविड़ शैली। इसके बाद जब एक मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे पंचायतन मंदिर कहते हैं। लिंगराज मंदिर जो कि एक पंचायतन का उदाहरण है, कहाँ पर स्थित है? तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। इसके बाद है आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो ये आंसर होगा तांबा। मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाला सबसे पहला औजार कौन सा था? ये था कुल्हाड़ी। इसके बाद है कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। इसके बाद क्वेश्चन है कृषि का पहला उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मेहरगढ़ से, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा राय बहादुर और दयाराम सहनी। इन दोनों ने मिलकर की थी सिंधु सभ्यता की खोज।
सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश स्थल कहां पर खोजे गए? तो आंसर होगा गुजरात। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये होगा राखीगढ़ी। ठीक है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल और यह है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। दोनों में जो डिफरेंस है आप उसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर है जुटे हुए खेत, यहाँ पर होगा जुते हुए खेत और नक्काशी किए ईंट का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? यहाँ पर होगा साक्ष्य। ठीक है, साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा कालीबंगन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सैंधव सभ्यता की सबसे ऊंची इमारत कौन सी थी? तो स्नानागार। इसके बाद है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? आंसर होगा लोथल और कालीबंगन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर मिले पशुपतिनाथ की मूर्ति पर किसके चित्र अंकित हैं? तो आंसर होगा हाथी, गेंडा, चीता, भैंस। इन चारों के चित्र अंकित हैं उस सील पर जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। उस पर एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली जिस पर ये चित्र अंकित है। इसके बाद है सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक लिपि में पहली पंक्ति किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ठीक है, जब पंक्ति एक होती थी तो दाहिने तरफ से बाएं की तरफ लिखते थे और जैसे ही दूसरी पंक्ति बढ़ती थी तो फिर इधर से इधर बढ़ते थे, यानी बाएं से दाएं। तो इस तरह से लिखी जाती थी। इसके बाद है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो आंसर होगा सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो इसको अपनाया था ग्रीड पद्धति। सिंधु सभ्यता के घरों में खिड़की दरवाजे किस ओर खुला करते थे? तो सिंधु सभ्यता के समय घरों के खिड़की और दरवाजे घर के पिछले हिस्से में खुलते थे, यानी सड़क की ओर नहीं खुला करते थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर केवल लोथल में जो है वहां पर सड़क के ओर खुला करते थे। यहाँ पर याद रखना ज्यादातर जो है घर के पिछले हिस्से में खुलते थे, लेकिन केवल लोथल में सड़क की ओर खुला करते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बनमाली से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा लोथल। कुबड़ वाला सांड किस सभ्यता के लिए विशेषकर पूजनीय था? तो आंसर होगा सिंधु सभ्यता। हड़प्पा यानी जो पाकिस्तान के अंदर है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। सवाल पूछेगा हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता इसके राखालदास बनर्जी, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कालीबंगन जो कि राजस्थान में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन रोपड़ जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात पूछी जाए लोथल की जो कि गुजरात में है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा भोगवा। फिर यहाँ पर पूछा गया है धौलीवारा जो कि गुजरात में है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा लूनी। इसके बाद है पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो आंसर होगा सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट यहाँ पर हड़प्पा में शवों को क्या किया जाता था? तो शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में शवों के साथ क्या किया जाता था? तो उसको जलाया जाता था। डिफरेंस पूछेगा, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो आंसर होगा मध्य एशिया। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती थी? वैदिक सभ्यता कहा जाता था उसको। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो उसकी भाषा थी संस्कृत। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। महापुराण की संख्या कितनी है? महापुराण की संख्या 18 है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग है 6। आर्यों का समाज कैसा समाज था? पितृ प्रधान समाज था। इसके बाद है वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित महिला को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अमाजू। इसके बाद है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा होता था? उसको कहते थे सोमरस जो कि वनस्पति के द्वारा निर्मित होता था। इसके बाद है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आंसर होगा घोड़ा। इसके बाद क्वेश्चन है आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हुआ करता था? तो आंसर होगा इंद्र। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आंसर होगा लोहा। इसके बाद है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? तो यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है मुंडकोपनिषद के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण जो है उसका पुराना नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछे तो आंसर होगा रामायण। और अगर पूछता है कि रामायण का पुराना नाम क्या है तो आंसर होगा जय संहिता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद है जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर होगा पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर होगा महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, इसके बाद महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था।
इसके बाद महावीर के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद क्वेश्चन है महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के बाद किस नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यहाँ पर कई सारे सवाल बनते हैं कि महावीर को कितनी वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान मिला? तो आंसर होगा 12 वर्ष। ठीक है, किस नदी के तट पर? तो आपको याद रखना होगा ऋजुपालिका नदी के तट में नीचे। और अगर सवाल पूछा जाता है कि किस पेड़ के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। महावीर ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये प्राकृत भाषा में दिया था, जो कि अर्धमगधी भाषा भी कहलाती थी। इसके बाद यहाँ पर महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निगरंथ। नेक्स्ट है महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? आंसर होगा जामिल, जो कि महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी के पति थे। यानी महावीर के ये दामाद हुए जामिल, जो कि इनके पहले अनुयायी थे। इसके बाद यहाँ पर जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो आंसर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक ने। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर होगा जैन धर्म से। कल्पसूत्र यानी जो कि जैन तीर्थंकर की जीवनी के बारे में है ये कल्पसूत्र, तो इस पुस्तक की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र पुस्तक की रचना भद्रबाहु ने की। सवाल पूछेगा कि कल्पसूत्र जो है वो किसकी जीवनी पर आधारित है? तो जैन तीर्थंकर की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, जैन के जितने भी तीर्थंकर थे उनकी जीवनी के बारे में इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है, जिसको भद्रबाहु ने लिखा है। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व, जो कि 72 वर्ष की आयु थी उनकी उस वक्त। और पावापुरी जो वर्तमान में राजगीर में है, ठीक है, यहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर होगा सिद्धार्थ। इसके बाद है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम था इनकी यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष में गृह त्याग दिया था। सवाल पूछा कब, कितनी आयु में गृह त्यागा था? 29 वर्ष। और जब गृह त्याग दिया तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को, किस रात को? वैशाख पूर्णिमा की रात को। किस आयु में? 35 वर्ष की आयु में। किस नदी के किनारे? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी वो जगह जो है उस जगह का नाम पड़ गया बोध गया, क्योंकि गौतम बुद्ध को वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस जगह का नाम बोध गया हुआ। और ये कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बुद्ध के पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह पर दिए हैं? तो ये आंसर होगा श्रावस्ती। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में यानी 483 ईसा पूर्व जो है कुशीनारा, जो कि देवरिया में है। देवरिया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। यानी और इसी मृत्यु को मृत्यु नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पर इसको हम कहेंगे, एक टर्म दिया जाता है बौद्ध धर्म के अंदर, इसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा जगह है, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। इसके बाद है बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए थी? तो उस वक्त जो है वो 15 वर्ष होनी चाहिए थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद है पहली बौद्ध संगति कब और कहाँ और किसके समय में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, ठीक है, राजगिरी में हुई थी, अजात शत्रु के समय पर हुई थी। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु। कहाँ हुई थी? राजगिरी। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। इसके बाद यहाँ पर दूसरी बौद्ध संगति कब और कहाँ किसके समय के बीच हुई? तो ये 383 ईसा पूर्व वैशाली और कालाशोक के समय हुई थी। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति कब और कहाँ किसके समय हुई? 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के समय पर। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई ये कब हुई थी? ये हुई थी पहली शताब्दी में। ठीक है, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है और कनिष्क के समय में हुई थी। तो याद रखिएगा, चौथी और अंतिम बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है वहां पर हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन है किस संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया? तो चौथी बौद्ध संगति के बाद ये जो बौद्ध धर्म है हीनयान और महायान 2 अलग अलग भागों में बट गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, इसके बाद है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बौद्ध धर्म के निर्वाण का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर होगा अर्थ जो है वो क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। उसके बाद है हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। इसके बाद है बोधिमंडा मठ कहाँ पर स्थित है? बोध गया में, जो कि बिहार में है।
लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है? मत्स्य पुराण के अंदर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने कराया। और इसमें अगर पूछेगा कि किस राजा ने कराया तो कृष्ण प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में है ये मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। राजराज प्रथम, और ये कौन सा शासक था? चोल शासक था। नाम पूछेगा, राजराज प्रथम बताना है और चोल शासक बताना है। इसके बाद है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मत्स्य पुराण के अंदर। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? कंबोडिया के राजा ने बनवाया था, जिसका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब के जो जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो ये जो है हीरा नामक गुफा में कब हुई थी? 610 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पर इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ का जो नाम है वो क्या है? तो आंसर होगा कुरान। हजरत मोहम्मद साहब को जो 8 जून 632 ईस्वी को कहाँ पर दफनाया गया? तो आंसर होगा मदीना। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया है? तो आंसर होगा खलीफा। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलादुन नबी। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, ईसाई धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो आंसर होगा बाइबल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम के निकट एक जगह है बैथलेहम, यहाँ पर हुआ था इनका जन्म। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर किसने चढ़ाया? पोंटियस ने, जो कि रोमन का गवर्नर था। नेक्स्ट है, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो ये होगा जरथुष्ट्र। और पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जिंदा अवेस्ता। मगध की राजधानी कहाँ थी? ये आंसर होगा गिरिब्रिज, जो कि वर्तमान में राजगृह है। इसके बाद है मगध के जो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो वो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो आंसर होगा 544 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? आंसर होगा बौद्ध धर्म। इसके बाद है बिंबिसार ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? तो आंसर होगा 52 वर्ष तक। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किस वैद्य को भेजा था? तो आंसर होगा जीवक। इसके बाद बिंबिसार की हत्या किसने की? तो उसी का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने उसकी हत्या की और उसके बाद गद्दी पर बैठा। तो अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व। इसके बाद है अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का एक उपनाम था जिसको कहते हैं कुनिक। और अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक। इसके पिता ने किया 52 वर्षों तक और इसने किया 32 वर्षों तक। अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो इसके पुत्र उदयन ने की। इसके बाद है उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? 461 ईसा पूर्व। और उदयन जो है किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? वैशाली। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 356 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो आंसर होगा फिलिप। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व, जो कि बेबीलोन में हुई थी 33 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद यहाँ पर है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? विशाख दत्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? तो आंसर होगा श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था? आंसर होगा मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व। इसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आंसर होगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व। अमित्र घात, जिसको शत्रु विनाशक कहते हैं, के नाम से किसे जाना जाता था? आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक बना, जो कि 269 ईसा पूर्व में। और मगध की गद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वो था अवंती का राज्यपाल। पुराणों को में अशोक को क्या कहा जाता है? पुराणों में अशोक को कहते हैं अशोक वर्धन। इसके बाद है अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? बौद्ध धर्म का। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो अपने पुत्र को भेजा था और एक अपनी पुत्री को भेजा था। पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा। दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। इसके बाद है भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा अशोक। इसके बाद क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में किन लिपियों का इस्तेमाल हुआ है? तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, इन चारों लिपि का इस्तेमाल किया गया अशोक के शिलालेख में। इसके बाद क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि किस ओर लिखी जाती थी? तो बाईं से दाईं खरोष्ठी लिखी जाती थी, यानी इस तरफ से बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो यह है 14। इसके बाद क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता जो है वो किसे मिली थी? जेम्स प्रिसेप को, जो कि 1837 ईस्वी में। उसके बाद अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहले शिलालेख में।
अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य और पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो अशोक का ये दूसरा शिलालेख था। इसके बाद अशोक के किस शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है? 7वें और 8वें, इस दोनों में ही उसकी तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। सवाल अक्सर पूछा जाता है, कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, इसके बाद है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 7। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है? जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्ष तक रहा। इसके बाद क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। नेक्स्ट यहाँ पर है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आंसर होगा कनिष्क। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। कनिष्क का राजवैद्य का नाम क्या था? तो आंसर होगा चरक। सवाल पूछेगा चरक किसके राजवैद्य था? तो कनिष्क, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, चरक संहिता पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा चरक। और बुद्ध चरित, जिसको बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, तो बुद्ध चरित पुस्तक की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी, जो कि कनिष्क का राजकवि था। नागार्जुन किसके दरबार की विभूति थे? तो ये कनिष्क के थे। इसके बाद है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आंसर होगा नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र पुस्तक की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियां सबसे ज्यादा हैं? तो आंसर होगा कुषाण काल की। इसके बाद है, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ पर हुआ था? तो कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का पहला महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? आंसर होगा समुद्रगुप्त। इसके बाद है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका उपासक था, यानी किस भगवान का उपासक था? तो विष्णु। हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की, किसका दरबारी था? आंसर होगा समुद्रगुप्त। इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो ये की थी दरबारी कवि, ये जो है हरिसेन ने की थी। और किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके बाद है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस चीज के सिक्के चलाए? तो चांदी के सिक्के चलाए। कालिदास और धन्वंतरी किसके नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अक्सर सवाल पूछा जाता है, कुमार गुप्त इसका आंसर होगा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो आंसर होगा स्कंदगुप्त। इसके बाद है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा विष्णुगुप्त। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन हुआ करता था? आंसर होगा उज्जैन। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? गुप्त राजाओं ने। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? गणिका। और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? महायान से। जैसा कि आपको पता है, बौद्ध धर्म की दो शाखा, हीनयान और महायान। तो अजंता की गुफाएं जो है वो महायान से संबंधित है। गुप्त काल में लिखी गई पंचतंत्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी? विष्णु शर्मा। लघु जातक की रचना किसने की? वराह मिहिर। और गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो ये हुआ गुप्त काल में। इसके बाद है, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर आधारित पुस्तक है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। यानी सवाल पूछेगा कि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है कालिदास। और यहाँ पर इसके बारे में, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में ये पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। शिलादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? आंसर होगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। ठीक है, इसके बाद है, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? ये दोनों पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। इसके बाद है, हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी थी? मथुरा, जो कि यूपी में है। इसके बाद है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव राजा थे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो रथ मंदिर है वहां पर 7 हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है, चोल काल में भूमि कर कितना हुआ करता था? तो आंसर होगा उपज का 1/3। उपज का 1/3 जो है वो चोल काल के अंदर भूमि कर हुआ करता था।
किस राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी के में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था? तो इनका नाम है अमोघ वर्ष। आपसे सवाल पूछेगा अमोघ वर्ष ने जल समाधि किस नदी में ली था? तो तुंगभद्रा नदी आपको याद रखना है। ये एक राष्ट्रकूट शासक था, इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। इसके बाद है अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म। एलिफेंटा की गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का सबसे जो महान शासक है, यहाँ पर महान होगा, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश का सबसे महान शासक था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रणथंभौर के जैन मंदिर, यहाँ पर जैन होगा, रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर किसने बनवाए थे? तो रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर जो है पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की इसमें हार हुई थी। आगे हम लोग ये देखेंगे जब तराइन का युद्ध, जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं जो देखेंगे। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हुई थी। इसके बाद यहाँ पर अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राजा भोज ने की थी। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। इसके बाद क्वेश्चन, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा ननुक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमर्दिदेव। इसके बाद यहाँ पर है, महमूद गजनी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है, इस पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम, जो कि चालुक्य शासक था। इसके बाद है माउंट आबू पर्वत, जो कि राजस्थान में है, तो माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम का सामंत था एक, उसका नाम था बिमल, इसने इसका काम जो है वो शुरू करवाया था। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आंसर होगा राजस्थान। बनवाया था भीम प्रथम का सामंत, उसका नाम था बिमल। इसके बाद है सोलंकी वंश या चालुक्य वंश, उसी को कहते हैं। तो ये गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, आप इसको याद रखें। तो इसका संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। इसके बाद है सोलंकी वंश का पहला शक्तिशाली शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज। सोलंकी शासक कौन था? भीम द्वितीय। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने लगभग 286 प्रश्न, अगर आप टोटल देखें तो लगभग 300 प्रश्न होंगे, जो कई क्वेश्चन, अब में एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन हमने बताए हैं। तो इस तरह से लगभग 300 क्वेश्चन ऐसे थे जो ल्यूसेंट जीके के प्राचीन भारत से लिया गया था। ठीक है, तो अब आगे आपको प्राचीन भारत से कभी भी ल्यूसेंट जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको इस वीडियो के अंदर शामिल कर दिया गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो बना दिया गया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी आप उस प्लेलिस्ट में जरूर देखें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।